स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। जैसे आप जानते हैं जी बिजनेस को 10 साल पूरे हुए हैं और इस 10 साल के अवसर पर, इस एनिवर्सरी पर हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है जिनसे मुलाकात कराना हमारे लिए एक बड़ी फख्र की बात है, खुशी की बात है। हमारे साथ हैं श्री रघुराम राजन सर। शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए एंड थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग अस दिस आई वुड से बर्थडे गिफ्ट बिकॉज मकसद हम दोनों का काफी सिमिलर है। जो आरबीआई का एक बहुत बड़ा मकसद होता है वो होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, और जी बिजनेस का एक बहुत बड़ा मकसद रहा है पिछले 10 साल से फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग को स्प्रेड करना। सो दैट वे आई थिंक वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। फाइनेंशियल लिटरेसी ना फाइनेंशियल लिटरेसी, या थैंक यू सो मच। स्टार्टिंग विद द पॉलिसी, मेरा पहला सवाल सर यही होगा कि पहली बार एक तो जो अंडरटोन है वो काफी डोविश है पॉलिसी का, एंड सेकेंड आपने कुछ हद तक इंडिकेट किया है, यू हैव गिवन अ टाइमलाइन दैट इफ एवरीथिंग रिमेन्स सेम एंड कंड्यूसिव तो अर्ली 2015 में न सिर्फ रेट कट बल्कि जो मॉनेटरी पॉलिसी का स्टांस है उसका रिवर्सल शुरू हो सकता है। इज दैट द करेक्ट इंटरप्रिटेशन? हाँ, इंटरप्रिटेशन तो ठीक है। हम ये सोच रहे हैं कि थोड़ा और ऑब्जर्व करें इन्फ्लेशन को, फिस्कल डेफिसिट को और इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस जो लोग उम्मीद करते हैं इन्फ्लेशन क्या होगा, तो ये सब ऑब्जर्व करके हम डिसाइड करेंगे कि प्रिसाइज टाइमिंग रेट कट कब होगी और देखते हैं। अभी हम सोच रहे हैं कि अगले साल मीन्स अर्ली। ऑल्सो और एक चीज सर, अगर हम देखें कि जो कमोडिटी प्राइसेस में जो फॉल देखने को मिला है या फिर द वे क्रूड इज बिहेविंग एंड द वे इट इज एक्सपेक्टेड टू बिहेव, इसने क्या कुछ हद तक ये कहना सही होगा कि कंफर्ट लेवल बढ़ा दिया है आरबीआई के लिए, और वो जो एक कंसर्न थी बहुत बड़ी इन टर्म्स ऑफ एंड ऑब्वियसली इट इम्पैक्ट्स आवर बैलेंस शीट ऑल्सो, एटलीस्ट वो कंट्रोल में है इस समय? हाँ, आई थिंक जो क्रूड प्राइसेस नीचे आए हैं इट्स अ सोर्स ऑफ कंफर्ट डेफिनेटली, एंड महंगाई भी कम होती जाएगी बिकॉज ऑफ क्रूड प्राइसेस, बिकॉज क्रूड प्राइसेस even though they're not directly in CPI, they come into transport costs, they come into the input costs for many industries that are running on diesel, that are running generators, things like that. So our sense is it will help, and jitna kam hua hai, $30, that is quite a lot. So it also makes you more confident about the current account deficit. Exactly. So and also the fiscal deficit. So undoubtedly this has been a big boon for India. आप कितनी देर तक नीचे रहेगी वो हम जानते नहीं हैं, because if some geopolitical events take place in the Middle East, that could push up very quickly the crude oil prices. अगर ओपेक में समझौता होता है, if they agree to some kind of cut at some point, that will also affect. So you can't rely on this, but while it lasts, it's good. Yeah, obviously. और एक चीज जो अहम थी आपके पॉलिसी स्टेटमेंट में वो ये भी थी कि it's not always, the onus is not always on the RBI. जहां तक इंटरेस्ट रेट कम करने की बात है या फिर कंज्यूमर को रिलीफ देने की बात है, अब यू साउंडेड लिटिल फ्रस्ट्रेटेड कि बैंक्स ने पूरी तरह से शायद वो ट्रांसमिट किया भी नहीं है बेनिफिट जो उन्हें करना चाहिए था। एंड वी हैव सीन इंस्टेंसेस, कुछ एक बैंक्स हैं जो अभी भी जिनके एसएलआर 27-28% के रीजन में मेंटेन हो रहे हैं। देन ये जो पूरा मनी मार्केट में सिचुएशन ईज हुई है वो भी पूरी तरह से ट्रांसमिट हुआ नहीं है कंज्यूमर को। सो आर यू इनडायरेक्टली सेइंग दैट आई विल मूव व्हेन आई हैव टू, बट करंटली द ओनस इज विद द बैंक्स कि आप जाके कंज्यूमर को रिलीफ दीजिए बिकॉज यू ऑल्सो हैव टू वरी अबाउट योर क्रेडिट ग्रोथ? I'm not trying to transfer the responsibility. I was just ये हकीकत है. This is reality that banks are not transmitting. So it's an observation कि अगर हम आज कट करेंगे इंटरेस्ट रेट को, ब्याज दर को आज कट करेंगे तो शायद ट्रांसमिशन नहीं होगी. Banks will not pass it through, will not necessarily cut interest rates. But I think over time, as they see inflation down, as they cut deposit rates, they have no choice. But because of the competition for lending,
they will start passing through. But मेरे ख्याल में this has to wait till investment picks up. अगर investment नहीं बढ़ेगी, तो why would they cut rates? Because they're not lending new. They're just cutting to their old customers. They're not lending to new customers. They're not attracting new customers. वो volume भी होना चाहिए ना. So that is why I think until investment picks up, transmission may also be slow. So everything is linked together. True. तो अंग्रेजी में कहते हैं what came first, the chicken or the egg. So we'll be in that kind of quandary. I'm sure one bank response will be, until we feel confident that RBI is going to cut interest rates, we have no incentive to pass through because we don't see the investment and the loan demand. So we'll have to, I think, muddle through. लेकिन आप बैंकर्स से इंटरेक्शन में आप सुन क्या रहे हैं? आर दे मोर कंफर्टेबल? ठीक है, क्रेडिट ग्रोथ नहीं हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इज येट टू पिक अप, बट गोइंग फॉरवर्ड अगले 2-3 क्वार्टर में क्या ये सुधरने की उम्मीद है? बिकॉज दैट विल क्रिएट द विजिबिलिटी, आई थिंक, फॉर बोथ द बैंक्स ऑल्सो एंड RBI ऑल्सो. Now you have to be careful about credit growth because when we are measuring credit growth, we are measuring relative to last year. True. पिछले साल जो हुआ था सितंबर अक्टूबर में, वो हमने टाइटन किया था. True. तो lot of people went to their banks Correct. to borrow rather than borrowing from the markets. In fact, money market borrowing came down sharply. Came down. So when you look at credit growth relative to that high base, it looks like credit growth hasn't grown. When you subtract out those base effects, credit growth is 12-13%, which is what you would expect given the inflation rate and the growth rate right now. Correct. But on top of that, you are seeing firms go to the market. वो money market से borrow कर रहे हैं, वो commercial paper के माध्यम से borrow कर रहे हैं. तो I think that we are seeing some offtake, but not as much from the banks relative to last year. Going forward, I think the banks will have to compete with each other, with the markets, and how long can they keep accepting deposits and not pushing it through? So that build-up will take place. Transmission to hogi. Right. Sir, before we move on to macro issues, one last question on the lending side. जो एक आम आदमी है, आम उपभोक्ता है, अब एटलीस्ट एंड वी इंटरेक्ट विद देम ऑन डेली बेसिस, उनका सेंटिमेंट काफी सुधरा है, पार्टली ऑल्सो ड्यू टू द मूव दैट वी हैव सीन इन स्टॉक मार्केट्स, या फिर जो एक सेंटिमेंट काफी अच्छा क्रिएट हुआ है नई सरकार आने के बाद. उनके लिए अब एटलीस्ट वो जो डिसीजन पहले पोस्टपोन हो रहा था नया घर खरीदने का या फिर नई कार खरीदने का, अब शायद वो दे आर इन दैट प्रोसेस की शायद वो जाके फैसला ले ले. तो फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव क्या ये कहना सही होगा दैट बाय मिडिल ऑफ नेक्स्ट कैलेंडर ईयर, if everything remains conducive, there would be a rate cut middle of next year? So maybe you said June, middle. My hope is by early next year. So obviously no, the so answer is yes. I am talking about, banks passing it on and on, so keeping that room in mind. होना चाहिए. I think they would be because they have to lend also. So I think it will be passed through, but you don't necessarily need to wait for that because banks will adjust the rate as the rates come down. They will also adjust the EMIs as they go. So I think people can make their decision based on their whether they feel they're ready to buy. Right. Also ये जो नई सरकार आने के बाद कुछ कदम उठाए गए हैं, जैसे डीजल पे हमने देखा बहुत बड़ा मूव किया गया है. नाउ इनफैक्ट द लेटेस्ट इज कि ये जो हर 15 दिन में रिव्यू होता था वो भी फ्रीडम दी जाने वाली है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को. एज एंड व्हेन दे फील द नीड दे विल रिव्यू प्राइसेस. एक तो ये है. दूसरा एक्साइज में हम देख रहे हैं कि 2 हाइक ऑलरेडी हो चुके हैं ऑन पेट्रोल एंड डीजल. तो इससे क्या थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है? आर यू फीलिंग मच मोर कॉन्फिडेंट अबाउट गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू द रिफॉर्म्स बिकॉज दैट विल रिफ्लेक्ट इन द नेक्स्ट बजट स्टेटमेंट ऑल्सो? अगर हम देखते हैं जो नई सरकार ने किया है, it is a range of actions have been taken across a range of areas. So I think, you mentioned some diesel prices, but also the flip side, excise, because prices going down, this is ensuring that we have some margin. True. That when the prices go back up, that you can reduce these. So the government is tempering this thing. That's a very important and a clever move. There's some talk of hedging oil prices also. There's talk of building the reserve oil pool. These are all good moves as far as oil itself goes. But every other area, power, coal,
These are all important areas where government is taking moves. I think we are watching and very comfortable with all this. अब आगे क्या होने वाला है बजट में? I think we certainly are watching there also. There are two aspects to it. One is जो पिछले बजट के targets हैं वो meet होंगे कि नहीं. And I have confidence that the government is going to take all necessary steps to meet those targets. But of course there is some uncertainty because the revenues come from growth. And depending on the quality and the pace of growth, the revenues may be strong or not so strong. So then the government will have to step up in case that happens. Let us see how that happens. Government is determined, and I've heard from senior most government officials that they intend to meet the budget target. The next step is what the new budget will say. Revenues, taxes, expenditure, GST, ये सब I think you can make progress on this, and it will send a very strong signal to investors as well as the customer. If there is confidence that this is all on the right track, it will also help inflation. One last question before we slip into break. Globally जब आप बाकी सेंट्रल बैंकर्स से पॉलिसी मेकर्स से बात करते हैं, and it's a very unique situation. हर क्वार्टर में जब हमारी भी बात होती है, we have some new scenario developing somewhere. तो at this point, as far as India is concerned, within the emerging market universe, and I'm talking from emerging economy perspective, what is the sense that global policy makers have about India at this point? तो एक तरीका है वो जानने के लिए, जब मैं मीटिंग्स के लिए जाता हूँ, IMF मीटिंग्स के लिए, मैं 2 बार जाता हूँ, अप्रैल और अक्टूबर में. इस बार इतने सारे लोग मिलना चाहते थे मेरे से क्योंकि इंडिया पहुंच गई एक तरीके से. आई थिंक वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट बीइंग ओवरली ऑप्टिमिस्टिक. वो हमारे ग्रोथ पे बेट कर रहे हैं. अगेन करंट स्टेट पे नहीं, प्रोस्पेक्टिव ग्रोथ. करेक्ट. सन 2005, 6, 7 तब भी लोग मिलना चाहते थे. लेकिन 11 और 12 में कोई नहीं मिलना चाहता था. तो आई थिंक दिस सेंड अ सिग्नल. इफ यू आर डूइंग वेल, people want to invest, people want to come to you, you're important. We're not still so big that they will come to you regardless. 5-10 साल में हम इकोनॉमी बढ़ जाएगी और we'll be a 5 trillion economy, then people will meet you just as a matter of course. Right. Today they are betting on your prospects, and therefore they want to come and talk to you. It's been a sea change. So I think people are expressing more confidence in India. You can see that in the investors coming in. लेकिन हमें इसको क्या रूटीन बनाना है. We have to meet the expectations. We have to meet the expectations, but also make this routine that they want to meet us. ये नहीं कि they want to meet us only when suddenly there's some good news. We have to be so big and so important that our views are taken into account. Right. That's a very interesting statement. एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं इससे. ब्रेक के बाद we'll talk about the other parts. ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है. हमारे साथ डॉक्टर रघुराम राजन बने हुए हैं. सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन दिस फाइनेंशियल इंक्लूजन बिट. और सरकार ने भी इसमें एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था जो जनधन योजना लॉन्च की थी, उसके तहत. नाउ वी आल्सो हैव बीन स्पीकिंग टू सम बैंक्स. हमने कुछ एक इस पे कवर अप भी किया, फॉलो अप भी किया, नॉट कवर अप, फॉलो अप किया. एक तो सम बैंक्स हैव बीन फाउंड वो शायद लेटर एंड स्पिरिट में इसे फॉलो नहीं कर रही हैं. ओपनिंग अकाउंट, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी एक बेसिक अकाउंट ओपन होता है, एंड देन लेटर ऑन दे कैन कम एंड सबमिट डॉक्यूमेंट. एक तो ये नहीं हो रहा है, बट दैट इज वन पार्ट ऑफ इट. द बिगर क्वेश्चन इज सम ऑफ द बैंकिंग एक्सपर्ट्स दे हैव बीन एक्सप्रेसिंग फियर कि इसमें कई ऐसे अकाउंट्स भी ओपन हो जाएंगे विच आर नॉट डिजर्विंग अकाउंट्स. व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? थोड़ा तो
एबरेशंस ग्राउंड पे होंगे. कई अकाउंट वो फालतू अकाउंट होंगे, एक्सेस अकाउंट. सम पीपल आर ओपनिंग अकाउंट्स दे डोंट नीड. Some people will come with the low KYC norms and open accounts which should not be opened because so there'll be a few aberrations like this. We have to deal with them. The important thing is we need to cover new people, people who are outside the system. That's one. And second, उनको सर्विस करना है. वो जो लास्ट माइल है, पहुंच है, वहां तक पहुंचना चाहिए. आसान होना चाहिए. एक फार्मर को या एक किसान को जो अभी बैंक से दूर है, आसान होना चाहिए उनको अकाउंट ऑपरेट करना, जैसे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम से या कोई और मोबाइल टेक्नोलॉजी से. तो दैट इज व्हाट वी हैव टू वर्क ऑन नेक्स्ट. जब सबके पास अकाउंट है, hopefully we will achieve that over the next year or two. The next step will be making sure that they are able to use that account effectively, easily. Or cash in, cash out. So that is, to my mind, the next stage. They find use. अभी government promise कर रही है कि direct benefit transfers उन accounts में होंगे, जैसे कि ये कुकिंग गैस सब्सिडी, पेंशंस, स्कॉलरशिप्स, ये सब अकाउंट्स में डायरेक्ट ट्रांसफर होंगे. दैट विल बी अ गुड यूज ऑफ द अकाउंट फर्स्ट. सेकंड, अगर लोग उस अकाउंट में दे कीप द मनी, दे डोंट टेक इट आउट एज सून एज इट कम्स, दैट गिव्स द बैंक सम सेंस ऑफ हाउ दे यूज मनी. ये अच्छे लोग हैं जो पैसे को मैनेज कर सकते हैं, या ये स्पेंडथ्रिफ्ट लोग हैं जो तुरंत ही निकालते हैं और तुरंत ही खर्च करते हैं. तो द बैंक कैन डेवलप्स अ सेंस, कैन दे मैनेज मनी, और फिर ओवरड्राफ्ट दे सकती है. लोन्स कैन बी मेड ऑन दैट बेसिस. सो आई थिंक फर्स्ट स्टेप इज अकाउंट, सेकंड स्टेप इज यूजिंग द अकाउंट, मनी मैनेजमेंट. थर्ड स्टेप इज lending and other activities associated with the account. If we can do this more widely, it will be a tremendous advance. Now we have to build the rest of the ecosystem. Once we open the accounts, can they reach the accounts easily? Business correspondents, are there enough? Are there other ways they can reach the accounts? जैसे कि ये जो payment banks हम शुरू कर रहे हैं, through the mobile kiosk. So that would be another way. These small banks, can they go closer to the villager? So my hope is when you put all this together, we have a very vibrant ecosystem which covers the whole of India. We also need to work on customer literacy, जो आप कर रहे हैं. And second, we have to work on grievance redressal. अगर कोई किसान कहीं उनको कुछ they have some unpleasant interaction with the bank, they lose money or they are misled, how do they get the system to answer them, especially if they are staying 10-15 kilometers from the bank branch? So we need to work on that also. You came down heavily on this whole willful defaulter thing that's going on in your Gujarat speech also. पर ये देखा भी गया है to some extent. अब from common man perspective, जो सवाल हमने कई बार फेस किया है on the channel also, कि एक आम आदमी के मन में यही आता है that there are defaulters who have defaulted back to back, कई क्वार्टर से डिफॉल्ट कर रहे हैं, पर अभी भी एटलीस्ट पब्लिक नॉलेज में उनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई हुई नहीं है. ऑन अदर हैंड, यू हैव अ क्रेडिट कार्ड डिफॉल्टर, स्मॉल टाइम अर्नर, जिसके पीछे बैंक्स पड़ जाते हैं, देन दिस होल क्रेडिट रेटिंग एंड ऑल दैट. बैंक्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इसमें? बिकॉज अल्टीमेटली आई कैन टेल यू फ्रॉम कॉमन मैन पर्सपेक्टिव, दे फील दैट ये जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं उनके खिलाफ जितनी कार्रवाई होनी चाहिए थी नहीं हुई है. No, I think that they have reasonable concerns on this. ये जो डिफॉल्टर्स हैं उनको दो बकेट में डालना चाहिए. एक बकेट में जो डिफॉल्टर्स अनलकी हुए हैं, they started big projects 2000, 2008, 2007, 2008. Demand fell, wasn't as high as anticipated. World economy crashed.
Then we had governance issues in India. वो permissions, environmental permissions नहीं दिए गए. The road building permissions, railways weren't built. Forest permissions didn't come. So a lot of projects are stuck for a variety of reasons. Genuine reasons. वो genuine reasons हैं. तो उनको penalize नहीं करना चाहिए क्योंकि otherwise how will they start again? But the division of the losses, now that there are losses in the project, should be fairly shared. Promoter should take a fair share of the losses because otherwise he was planning to get all the upside. Correct. So he should take a significant part of the downside. And banks may also write down some of their debt because if they keep it at the level it was, then there's no value to pay that. So there's restructuring needed. That's one set. The set that I think people feel angry about and are complaining is the person who is a serial defaulter or who defaults when he has the money to pay. Correct. That he goes to the bank and says कि मेरे पास तो 80 करोड़ के एसेट हैं, आपके पास 10 करोड़ का लोन है जो आप मांग रहे हैं कि मैं चुका दूं, but I don't want to give it back. Right. Why don't you take 5 crores instead? So why banks are going easy on that? Because taking this fellow through the courts may take through the debt recovery tribunal may take 4 or 5 years. I have his personal guarantee that 80 crores of assets that he has outside the firm is given me a personal guarantee. Okay. But if I take him through the courts, the debt recovery tribunal, it will take 3 or 4 years. So he's saying, 3 or 4 years, the present value of the money you'll get back, if you get back anything, will be, less than 5 crores. तो आप आज 5 crores, 5 crore ले लीजिए और पूरा one time settlement कर दीजिए, वो पूरा लोन माफ कर दीजिए. क्या ये सही example set हो रहा है? Is that the? No. So this is what I'm saying कि we should change this system. जो मैंने statistics दिए थे उस speech में, 13% of the outstanding amounts to be collected by the debt recovery tribunals was collected last year. 13%. That's a small number. I'm not saying of every loan 13%. Some loans were 25, 30%. So average was. But of the collections, because collections have been pending for some years. So this year we collected 13% of the outstanding. So the bank is going to, when it goes to the borrower, is going to make the calculation and say, how easy is it going to get my money back? And in the full interests of my investors, I may accept the one-time settlement because it's easier to do that than to go through the system to get it back. So point I was making is we need to improve the system. Right. And then there's a third class, which I haven't talked about even, the total fraud. And those, the legal system should go after much more vigorously. And for that we have to relook at how we deal with these economic frauds. Do we have impediments in the way of doing it? Can we move faster? Can we, think about special cells in the CBI or in the finance ministry, or should we make the the frauds, serious frauds investigation office move faster in these places? Because if you spend a lot of time before you investigate, trail goes cold and you can't bring the criminals to justice. So I would say that these are important places because, as you correctly point out, the small fellow feels discriminated against. जब मैं credit card loan repay नहीं कर सकता हूँ, he doesn't get a new loan also. They come and make halla outside my house and they shame me. Now I'm not saying he shouldn't pay. No, obviously yes. He should pay, but it should be a level playing field. That the big fellow also should pay. True. That's a very fair point. Now, sir, coming back to the other issues. एक तो ये जो पूरा momentum हमने Indian equity market में देखा है, and we are the talk of the town currently globally अगर आप देखें. Do you feel worried? 2007 में जब हमारी बात होती थी RBI से, तो थोड़ा कंसर्न होता था about hot money and all that. But अब इकोनॉमी काफी बड़ी है, मार्केट की एपेटाइट काफी बड़ी है. What is your take? जब इन्वेस्टर्स हमें नफरत करते हैं तो we have to we want their love. जब ज्यादा प्यार करते हैं तब भी we are not very happy. There's a happy medium, right? But at this point I'm not too worried. I think every flows is that they typically are sticky. जो लोग analyze करते हैं before they buy equity, वो generally long term investors होते हैं. So they're not happy leaving in a hurry. Also,
they typically, if there's problems, they lose a lot of money. और वो ये सोचते हैं कि okay, maybe if we stay in, this will get repriced up. So why exit at a loss? The quickest to leave are the ones that are in short-term debt. Because they leave without taking a big loss, except maybe some exchange losses. And if they are hedged, then there are no exchange losses also. True. So that is the hottest money. That is basically betting on small differentials. That comes in, and what my colleague Mr. Khan calls investment tourists. तो जो एक दो दिन के लिए आते हैं और फिर जब environment थोड़ा बदलती है तो they leave. Right. Quick two questions. One, obviously, since we are talking about markets, globally इस समय economy पर आपका take क्या है? Because we have been hearing different voices, and like there is a theory now that we may see QE4 in US. In Europe का जो sluggishness है, that's in front of us. जापान ने जो quantitative easing शुरू किया है, that's there, and then the Chinese concern. तो आपका crystal ball क्या कहता है? तो काफी weak है, काफी weak है. यूनाइटेड स्टेट्स में भी 2 क्वार्टर्स 4% ग्रोथ हुए हैं, लेकिन उससे पहले 0% ग्रोथ था. तो यू हैव टू बी अ लिटिल वरीड दैट वर्ल्ड इज वेरी वीक. जापान में ये जो उन्होंने टैक्स बढ़ाया, कंजम्पशन टैक्स, उसके कारण 2 क्वार्टर्स काफी बुरी तरह से they've been hit. So I think and यूरो एरिया में तो ग्रोथ 0 है अभी, तो देखना पड़ेगा. मेरे ख्याल में ये जो प्रॉब्लम्स हैं वर्ल्ड इकोनॉमी के, वो स्टिमुलस के कारण नहीं है. वो इसलिए है कि क्योंकि देयर आर डीप प्रॉब्लम्स दैट दे आर फेसिंग. लो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ which has been there for some time. ये जो aging populations, they're growing older and older. Many people leaving the workforce. Participation rates, ये जो औरत workforce में आ रहे थे, वो अभी नहीं आ रहे, because anybody who wanted to work has already come in. So that participation rate is also stable. So for a variety of reasons, growth is not strong in the industrial countries, and they can't. It would be a wrong idea to re-energize that growth through the crazy lending that went on before the recession, and you can see some signs of that coming back. So I think we are in a much better situation, which is why I think we will stand out relative to the world, because there is so much scope for domestic growth. यहाँ पे 10-15 साल के लिए मेरे ख्याल में 8% से ज्यादा ग्रोथ हो सकती है if we do the right thing. And that can be achieved 2016-17 तक 8%. मेरे ख्याल में यहाँ से 1% ऐड कर दो हर साल के लिए, तो इस साल 5.5%, अगले साल 6.5%, उसके बाद 7, 7.5, उसके बाद हमें we have to see how the reforms play out, because to keep it at 7.5, 8, we need continuous process of clearing the way for growth. ये जो land acquisition reforms, labor reforms जो government सोच रही है, all these things will have to play out. But I think if we have enough time to do it, and as they are done and they kick in, growth will be strong. Alright, so बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए, एंड थैंक यू सो मच. उम्मीद करते हैं कि जो आपका मकसद है फाइनेंशियल इंक्लूजन और जो हमारा मकसद है फाइनेंशियल लिटरेसी, वो इसी तरह कॉम्प्लीमेंट करते रहे. थैंक यू सो मच.